नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। राजनीति अद्भुत अनिश्चितताओं का खेल है और जब मैं अद्भुत कहता हूं तो उसके मायने सही रख रहा हूं। कांग्रेस जैसी पार्टी, उस पार्टी का एक बड़ा नेता लोकसभा चुनाव लड़ चुका, विधानसभा चुनाव लड़ चुका और कांग्रेस की मजबूत मुखर आवाज़ अचानक एक चिट्ठी लिखता है पार्टी के अध्यक्ष को और कहता है कि मुझे इस पार्टी में अब नहीं रहना है। इस पार्टी में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो गलत हैं और यह पार्टी सनातन विरोधी हो गई है और मैं जन्म से सनातनी हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ। इस पार्टी से मेरा मेल नहीं। देश की सियासत में अचानक हड़कंप मच जाता है और 24 घंटे के भीतर पार्टी छोड़ने के वे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए राजनीति अद्भुत अनिश्चितताओं का खेल है। गौरव बल्लभ जी की बात कर रहा हूं और आप मेरे सामने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आए बीजेपी में हफ्ता भर होने को है, क्या फर्क लगा आपको बीजेपी और कांग्रेस में? मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक की भाषा से ही अपने सवाल का उत्तर दूंगा। फर्क है, एक वो छात्र जो 24/7 पढ़ाई करता है, आज परीक्षा हुई तो अगली परीक्षा की परीक्षा जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन अगली परीक्षा की किताब लेके चालू कर देता है। ये हुई भारतीय जनता पार्टी। दूसरा एक ऐसा विद्यार्थी है जो 1 वीक सीरीज लेके पढ़ाई करता है। अच्छा, आपके और हम जब पढ़ते थे, अब पता नहीं होती है कि नहीं, हमारे जब पढ़ते थे तो कुछ बच्चे परीक्षा के पहले 7 दिन पहले एक 1 वीक सीरीज मिलती थी। आज भी मिलती होगी, मुझे उम्मीद है। पासबुक से भी छोटी होती थी सर, वो 25 पेज की होती थी। अच्छा, हाँ, होती थी। बस उसको पढ़ के कोई आदमी सोचे कि मैं प्रतियोगी परीक्षा पास कर लूँ, तो मैं ऐसे छात्र को कहूँगा कि उसे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने में भी पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो आप ये कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? या क्योंकि उनकी क्या तैयारी है? आपने पूछा ना दोनों में क्या अंतर लगा। उनकी क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव है, मैं आपको राजस्थान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो एक राजस्थान का अनुभव देता हूँ और झारखंड से भी चुनाव लड़ा तो मैं झारखंड की भी आपको बात कहूँगा। राजस्थान में कांग्रेस ने एक प्रत्याशी को टिकट दिया, वो विदेश चले गया। विदेश जाके बोलता है मैं आ ही नहीं रहा, मैं आऊँगा ही नहीं। राजसमंद के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। दूसरे प्रत्याशी जो जयपुर से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं मुझे पता है मैं हारूंगा पर फिर भी लड़ रहा हूँ। तीसरा जो झुंझुनू से चुनाव लड़ रहा, वो भी मंत्री रहे हुए हैं, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर दबाव है चुनाव लड़ने का, मैं लड़ना नहीं चाहता, कोई लेना चाहे तो ले ले। चौथा जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो चुनाव लड़ रहा है वो लापता हो गया। मैं ये अगर एक भी इसमें तथ्यात्मक गलत बात बोल रहा हूँ तो आपके दर्शक चेक करें। ये क्या है? ये पांचवा एक और उदाहरण देता हूँ, राजस्थान का ही। सीकर से कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी को टिकट दे दिया, तो कैंडिडेट ही नहीं था। अच्छा, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, प्रत्याशी नहीं था? क्या उस कम्युनिस्ट पार्टी को जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही, उसको एक टिकट दे दिया। नागौर का टिकट एक दूसरे प्रादेशिक दल को दे दिया। तो प्रॉब्लम क्या है कि ना तो आपके पास देश के लिए कोई उत्तर है, ना आपके पास चुनाव की कोई तैयारी है, ना मैं कहता हूँ ना नेता विहीन, नेतृत्व विहीन और नियत विहीन कांग्रेस हो चुकी। बात बताइए, आप तो लंबे समय से कांग्रेस में रहे, आप अच्छे खासे परिवार से आते हैं, आइडियोलॉजिकली आप साउंड हैं, कांग्रेस का आला कमान सीधे संपर्क में आप रहते रहे। ये सारी बातें आपने पहले नहीं बताई, अचानक पार्टी छोड़ने के बाद याद आ गई? अच्छे खासे परिवार का अर्थ अगर मैं ये मानूं कि अगर मैं बौद्धिक रूप से संपन्न परिवार से आता हूं तो मैं मानूंगा। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से नहीं आता हूं, शायद ये मेरी कमजोरी भी थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप पढ़े लिखे परिवार से हैं। अच्छा, बौद्धिक रूप से संपन्न परिवार। मेरे माता पिता शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक हूँ, जिसका मुझे अभूतपूर्व गर्व है। अब आपने कहा कि ये आपने बातें पहले क्यों नहीं बताई? राणा साहब, पिछले 4 महीने से मैं टीवी शो में नहीं गया।
देश का बजट आया, कांग्रेस पार्टी के लिए हर साल बजट पे मैं अपनी समीक्षा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मैंने कहा ये मेरी बातें जो मैंने चिट्ठी में लिखी ये जब तक पूरी नहीं होगी मैं बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। बजट पे मेरे को हजारों चैनलों ने बुलाया, हजारों ने। तो आपने 4 महीने जाने से मना क्यों किया? मैंने कहा जब तक आप प्रभु राम के मंदिर नहीं जाओगे मैं किस मुंह से टीवी चैनल पे जाके बैठूं? अच्छा। जिस चीजों पे, जिन आदर्शों पे मैं अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूं, उन आदर्शों के लिए मैं टीवी चैनल पे जाकर लज्जित क्यों हूं? राणा यशवंत जी मेरे से पूछ ले, गौरव जी सनातन के विरोध का नारा तमिलनाडु के अध्यक्ष कांग्रेस के दे रहे हैं, डीएमके आपकी अलायंस पार्टनर दे रही है, आप चुप क्यों हैं? और मैं ऐसे करके मुंह झुका के चले जाऊं, राणा साहब इससे अच्छा मुझे मर जाना मंजूर है। राणा यशवंत मुझसे पूछ ले कि गौरव जी आप आए आज बजट पे, राम मंदिर कब जाओगे और क्यों नहीं गए, न्योता क्यों ठुकराया, क्या वहां जाना पाप है? तो मैं यहाँ टका सा मुंह करके चले जाऊं, मुझे मंजूर नहीं है। आप मेरे से पूछ लो कि गौरव जी कहीं तो चुप हो जाओ, अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी, चुप तो हो जाओ। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां देने से आपको फायदा नहीं होगा, आप मेरे को बोल दे। और मेरा क्या उत्तर देता? आप मेरे से पूछते हैं कि अडानी अंबानी को गौरव जी आप गालियां दे रहे हो, को चलो मान लिया, टाटा को देना चालू कर दिया क्योंकि एयर इंडिया उसने खरीद ली। एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी तो उसको गालियां देनी चालू कर दी। कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है कि वो प्रधानमंत्री को गाली देते देते आज यहां तक पहुंच गई कि वो अपनी स्वयं की बनाई गई नीतियों को गाली दे रही है। ये आलाकमान को बताया, बताया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बताया 4 महीने तक ऐसे प्रयास किए जैसे मुझे कोई नौकरी चाहिए। मैं देश का वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर बना हूं राणा साहब, 32 साल की उम्र में फुल प्रोफेसर बना हूं देश के वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड एंड प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल ऑफ आवर कंट्री। मुझे इस बात का गर्व है। सब काम छोड़ के हम आपके लिए लज्जित होने जाएं, सनातन को गाली देते हुए? राम मंदिर पे आप नहीं जाओ और हम लज्जित होने जाए? हमारे परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएं हम घर जाके? अडानी अंबानी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को गालियां देते फिरे। आज प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब जो आदमी कांग्रेस पार्टी के लिए टीवी पर आता था, आज भी मीडिया का प्रभारी वही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप चेक कर लो। ठीक है। मैं 1997-98 में कॉलेज में था, मैं उसको देखता था। और वो आदमी ऐसा है जिसने क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये भी चेक करना। और वो आदमी ऐसा है जिसका एकमात्र आइडिया है कि मेरी राज्यसभा कैसे सुरक्षित रह जाए। ये सारी बातें बताई मैंने। जयराम रमेश मैं किसी व्यक्ति के, देखो मैं अच्छा, ये बताइए कि आप कहते हैं कि कांग्रेस मेंटली बैंकक्रप्ट हो गई है, आप मोटे तौर पर यही कह रहे हैं? मेंटली बैंकक्रप्ट एक थोड़ा और अच्छा शब्द है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। मेंटली बैंकक्रप्ट होने के लिए आपको अस्तित्व में रहना पड़ता है। आज कांग्रेस जो लोग चला रहे हैं, जो लोग टिकट दे रहे हैं, मैं आपको राणा साहब आपको चुनौती देता हूं, और मेरी आदत नहीं है एंकर लोगों को और पत्रकारों को चुनौती देने की, पर अपन 1 to 1 बात कर रहे हैं इसलिए चुनौती दे रहा हूं। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के टिकटों पे हस्ताक्षर करता है, वो उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र का नाम आपको बता दे 1 मिनट के अंदर, तो वो बोले वो सही, गौरव वल्लभ बोले जो गलत, मैं आपसे मानने को तैयार हूं। पता ही नहीं आपको, क्योंकि आपका ग्राउंड कनेक्ट ही नहीं रहा है। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आप कोई कार्यकर्ता, मान लो अमेठी का कार्यकर्ता, एज्यूम अमेठी की बात कर रहा हूं, अमेठी का कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस को कोई फीडबैक देना चाहता है, किसको देगा वो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसको देगा? राहुल गांधी तो कह देंगे मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा, मैं तो अध्यक्ष ही नहीं हूं। जाओ अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष कहेगा मेरे पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, जाओ तीसरे के पास, वो कहां जाए? लेकिन एक सवाल है, चूंकि पार्टी जो बनाई जाती है वो सत्ता के लिए बनाई जाती है, बीजेपी है। अगर बीजेपी में यूपी का प्रदेश अध्यक्ष भी आकर के कहता है कि ये आदमी है और हम चाहते हैं कि टिकट मिले, तो वहाँ एक टीम है और अमित शाह जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनका अपना दखल रहता है प्रधानमंत्री का शीर्ष पर, एक व्यवस्था है। जो क्या है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
कैसे टिकट होते हैं मैं आपको बताता हूँ, और ये पहली बार टीवी पे बता रहा हूँ। आप है जैसे राजस्थान के कैसे टिकट हुए वो बता रहा हूँ। 25 लोकसभा क्षेत्र, 25 लोकसभा, एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ का मुझे ज्ञान है। 4 बड़े नेता ABCD, ठीक है, 6 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, अच्छा 24, एक हाईकमान का 25। लाओ तुम बताओ भाई, क्या तुम्हारा नाम? के साहब नागौर ये मेरा, इलाब जोधपुर मेरा, जालोर सिरोही मेरा, साहब बाड़मेर जैसलमेर मेरा, बीकानेर मेरा। चलो साहब जाओ। अच्छा, इसका मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये नहीं होता, अगर कोई आदमी टिकट मांगने के बाद उसको टिकट मिलता, तो क्या ये संभव है कि टिकट मिलते ही वो विदेश चले जाए? सही कह रहे हैं आप। अगर ये नहीं होता तो क्या ये संभव है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के कैंडिडेट को पार्टी ढूंढ रही है, वो मिल ही नहीं रहा? आप पढ़िए अखबार। मुझे एक बात बताइए, फिर पार्टी के भीतर राहुल गांधी, चूंकि देश मानता है कि राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस चलाते हैं, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो राहुल गांधी के पास संगठन चलाने, संगठन को मजबूत करने, संगठन की भूमिका राजनीति में और सत्ता तक उसको ले जाने में तलाशने की ऐसी क्षमता नहीं क्या? राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम है, वो निर्णय लेना चाहते हैं पर दायित्व नहीं लेना चाहते। He wants to take the decision, but he doesn't want to take the responsibility. क्या मैनेजमेंट का मैं प्रोफेसर हूँ, पहली कक्षा में बताते हैं कि पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। अगर आपको मैं पावर दे रहा हूँ इस चैनल को चलाने की, ये चैनल अच्छा चला तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और बुरा चला तो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो उनके साथ ये प्रॉब्लम है। उसका क्या नतीजा हुआ कि जो बिना मॉनिटर लड़े हुए चुनाव जो आज पार्टी चला रहे हैं, जो महासचिव बने हुए, जो टिकट बांट रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश और बिहार अलग राज्य है, इसमें भी वो कंफ्यूजन में है। और तीसरा व्यक्ति है राणा साहब। मैं जब कॉलेज में, क्या मैं शायद 10वीं में पढ़ता था 1992 में, तब भी वही व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा, आज भी वही बना रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं टेक्निकली, प्लीज आप अपने रिसर्च टीम से चेक करना और मुझे ट्रोल करना। आप सही कह रहे हैं। मुझे ट्रोल करना आप लोग कि गौरव वल्लभ हमारे चैनल में आके असत्य बोल गया। तो ये सारे बदलाव होने चाहिए, समय के मुताबिक पार्टी अपने आप को ढाले, सुधारे, आगे बढ़ाए, मजबूत करे, उसका सांचा ढांचा बदलना चाहिए। बातें आपने कहीं नहीं बिल्कुल। एक और बोली, सारी बातें बोली, जैसे कहते हैं ना, मतलब द्वारे द्वारे जाकर बोली, घर घर जाके बोली, पैर पकड़ के हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाकर बोली। पर आपकी ना तो इच्छा है सत्ता में आने की, ना विपक्ष की भूमिका निभाने की। हाँ, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, मैं बताता हूं। उनका जो माइंडसेट मैंने पढ़ा, मैं उसमें रॉन्ग हो सकता हूं, क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, फैक्ट नहीं बता रहा। अभी तक सारे फैक्ट्स बताए थे। उनको ये लग रहा है कभी ना कभी तो देश बोर होगा ही, तो हमें ढूंढ लेगा और हमें वोट दे देगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं। कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो गलती मोदी जी कर ही देंगे, उस समय हम उस गलती को पकड़ लेंगे और उस गलती को पकड़ के हमारे को सत्ता मिल जाएगी। ये माइंडसेट मेरा ऑब्जर्वेशन। लेकिन अभी एक नैरेटिव कांग्रेस गढ़ती है, हर मन से वो कहती है, राहुल गांधी खास करके, कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोगों की जो मौलिक आज़ादी है खतरे में है। अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार फिर से आ गई तो देश खंड खंड हो जाएगा। लोकतंत्र और संविधान की तो मेरी गारंटी है खतरे में नहीं है, पर एक बात की दूसरी मेरी गारंटी कि कांग्रेस जरूर खतरे में है। कांग्रेस खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है। और मैं आज आपके चैनल पे एक बात बोल के जा रहा हूं, अगर मेरी बात सत्य हो जाए तो उस दिन जरूर चलाइएगा मेरा ये स्टेटमेंट। मेरा आपसे आग्रह है, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का अस्तित्व मिटने वाला है, रिजल्ट के बाद। आपको ऐसा लगता है? मैं नहीं, मेरे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्री आइडियाज हैं। कांग्रेस को और कांग्रेस संगठन को ये लगता है कि जो यात्रा दक्षिण से यात्रा की हुई, मेरी बात सुनो, पूरब से पश्चिम की हुई, उसने कुछ जमीन बनाई। मेरी बात सुनो, इन पॉलिटिक्स इफ वी आर नॉट विनिंग द इलेक्शन, इट मीन्स नथिंग इज वर्किंग। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? यात्रा मध्य प्रदेश से गई,
मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इज गॉन, देयर इज नो कांग्रेस लेफ्ट देयर। यात्रा राजस्थान से गई। मैं आपको आज बोल रहा हूं, राजस्थान में कांग्रेस का वापसी अब इस जन्म में नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में। मैं तो जानता हूं ना, आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज द ट्रुथ। तो यात्रा तो वहां भी गई। सबसे ज्यादा समय यात्रा ने मध्य प्रदेश में बिताया, सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड समय राजस्थान में बिताया। रिजल्ट्स के बाद आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे? इंट्रोस्पेक्शन की जगह आपने उस बिना मॉनिटर चुनाव लड़े हुए आदमी से एक और यात्रा चालू करवा दी। अब आप बताओ, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोकिए राणा साहब, आप संपादक हैं, यू हैड ऑल राइट, आप मुझे टोकिए। आपके सही है, वो सही है, हाँ, मैं समझ रहा हूं। तो अगर उस यात्रा में दम होता तो 2 राज्य 3 राज्य छत्तीसगढ़ में भी आप निपट गए, और जो मैं बातें कह रहा हूं उनमें दम नहीं होता तो आप निपटते क्यों? मैं उस समय से कह रहा हूं कि सितंबर से सनातन विरोध चालू हो चुका है, आप इस पे अपना वक्तव्य दो। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती है, इस पर अपना वक्तव्य दो। आज मैंने एक शब्द लिखा अपने लेटर में कि दिशाहीनता। मैं आता हूं आपकी चिट्ठी पे। आप अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट कर चुका है, नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल नहीं समझ पा रही है पार्टी, न सत्ता में आ पा रही है, न मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की दूरी पाटना असंभव है। अब मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं। मैं उदाहरण नहीं चाहता। आज कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे आप समझिए, कार्यकर्ता क्या, नेता की बात करता हूं। आज आप अमेठी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपको अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की नहीं कर रहा, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की। वो किसको फोन पे किससे बात कर सकता है सिवाय गौरव वल्लभ के? उसके पास किसका नंबर है? नहीं तो प्रदेश के अध्यक्ष, अरे प्रदेश का अध्यक्ष का नंबर है उसके पास, फोन लगा के पूछिए, वो फोन उठाता है? सिर्फ एक आदमी का नंबर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के फोन पे है, क्योंकि मैंने मेरा नंबर गूगल में डाल रखा। आप मेरा नाम और डाल के देखो, मेरा नंबर मिल जाएगा। नहीं तो पार्टी क्या ढांचा के साथ काम नहीं करती है? स्ट्रक्चर, आप एक बार AICC अभी फोन लगाइए लाइव डिबेट में, कौन उठाता है मैं भी देखता हूं। अभी 6:40 हुए हैं, आप फोन लगाइए, अगर कोई उठा ले तो अपन दोनों की बैट हो जाए। तो ना फोन देंगे ना फोन उठाएंगे, है ही नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा हूं ग्राउंड कनेक्ट खत्म हो चुका है। कार्यकर्ता, मैं आपको एक और बात बोलता हूं, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हो रही थी, मैं उदयपुर था, उदयपुर से मैं चुनाव लड़ा। मेरे कार्यकर्ताओं के 100 व्हाट्सएप मैसेज मेरे कार्यकर्ताओं की है कि भैया घर से बाहर नहीं निकल पा रहे शर्म के मारे, लोग हम पे हंस रहे हैं, थू थू कर रहे हैं हमारे। तो मैंने उस दिन, आप मेरी ट्विटर की टाइमलाइन देखना, उस दिन मैंने अखंड रामायण का पाठ कराया उदयपुर में राम मंदिर में, और मैंने उसको कहा कि ये उनके पापों का प्रायश्चित हम कर रहे हैं। तो आपको पता ही नहीं कि आपके कार्यकर्ता, कभी पूछा आपने, किसी ने पूछा कि ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता क्या फील करता है जब सनातन को गाली पड़ती है तो उस कार्यकर्ता को सर झुका के अपने घर पे जाना पड़ता है? कभी सोचा? कभी आपने सोचा कि जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जब राम मंदिर पे नहीं जाते हो तो जिले के हर व्यक्ति उस पे हंसता है? कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने कि प्रवक्ता जब जाता है टीवी पे डिबेट करने और राणा साहब जैसा एंकर सवाल पूछ लेता है कि सनातन पे चुप्पी क्यों, तो वो आंसू के घूंट पीता हुआ बाहर निकलता है? कभी सोचा आपने? कभी पूछा उससे? कभी ये बात की उन लोगों से? आपका कनेक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे जोकर्स को आपने पार्टी चलाने को दे दी। तो इसमें राहुल गांधी को मैं दोष मुक्त नहीं कर रहा हूं, वो उतने ही दोषी है जितने ये बिना मॉनिटर के चुनाव लड़ने वाले, बिना मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े हुए लोग जो चला रहे हैं, जो 300 साल से एक ही व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा है, जो जनरल सेक्रेटरी साइन कर रहा है टिकटों पर, उसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं पता। तो राहुल गांधी ने उनको क्यों दी वो सत्ता? क्यों दी? वो दोषी है, उनको मैं दोष मुक्त नहीं कर सकता। गौरव जी, एक बुनियादी सवाल है। मैं सनातन को मानता हूं कि भावनात्मक मामला है, ये अपने धर्म का मामला है, तो वहाँ जज्बाती हो सकते हैं। आपने कहा कि ये लोकतंत्र का डूबना, संविधान का ख़त्म होना, ये सिर्फ उनका ख्याली पुलाव है। आप कह रहे हैं नहीं कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी।
एक बुनियादी सवाल बड़ा है। विपक्ष कहता है कि यह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जहां आकर के अब आप खड़े हैं, और चूंकि आप अर्थशास्त्र के माहिर आदमी हैं, देश को आर्थिक तौर पर डुबो रही है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ देश को बेच रही है। यह सरकार देश को लाखों करोड़ के कर्ज में ला करके खड़ा किए हुए है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से नरेंद्र मोदी की सरकार क्या इन सब सवालों के घेरे में है? मैं आपको आंकड़ों से उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना आंकड़ों के उत्तर दूं, क्योंकि टेक्निकल सवाल आपने पूछा है। दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा भारत। अमेरिका की लगभग 23-24 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, चीन की लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जापान जो तीसरे नंबर पे है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर। ये 5 हो गई। 5 के बाद रूस, फ्रांस, सऊदी, ये 2 और कंट्री मेरे को याद आ नहीं रहे। ये 10 अर्थव्यवस्था है। इन 10 अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो 7.5% से ग्रो कर रहा है। बाकी 10 के 10 की हाईएस्ट बता रहा हूं, बाकी भारत को अगर अलग कर दे तो बाकी 9 बची। 9 में हाईएस्ट है 3.7%, 3.7%। भारत 7.5, बाकी 9 की हाईएस्ट 3.7। मतलब हमारे जो बराबर लेवल की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमसे आधी रेट पर भी ग्रो नहीं कर रही। तो आपको इसका श्रेय तो किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा साहब। ये तो ग्लोबल डाटा है, मैंने नहीं बनाया, IMF का डाटा मैं आपके सामने रख लूं। तो किसका श्रेय है ये कि 7.5? दुनिया की 9 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं में हाईएस्ट 3.7 है। कई अर्थव्यवस्थाएं तो 1.0, रूस तो माइनस से डिग्रो कर रहा है। तो भारत ही क्यों कर रहा है साहब 7.5% से? और अर्थव्यवस्थाएं, सारे आरोप गलत हैं। मैं कह रहा हूं और क्यों नहीं कर रहा? तो आपको ये मानना तो पड़ेगा ही कि प्रधानमंत्री जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा उसमें अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। अब सेकंड बात आई कि अर्थव्यवस्था ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें ठीक है, मैं ये स्वीकार करता हूं। तो कई इश्यूज हैं। मैं आपको एक इश्यू बताता हूं कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे युवा देश है दुनिया का। तो हमारे यहां रोजगार का एक इश्यू बड़ा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। पर आप ये कह दो कि साहब देश बेच दिया और पूंजीपति के हवाले कर दिया, 7.5% की ग्रोथ रेट है, IMF बोल रहा है, ये कोई भारत की एजेंसी नहीं बोल रही। बाकी 9 अर्थव्यवस्थाएं मात्र 3.7% हाईएस्ट ग्रो कर रही है। तो आपको श्रेय तो देना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, और मैंने कांग्रेस पार्टी में भी कहा कि प्रधानमंत्री जब विकसित भारत का संकल्प लेते हैं 2047 का, उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसका एक आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ये तरीका है कि हम विकसित भारत बने। आपका तरीका क्या है आप उनसे पूछ सकते हो, पर आपको नहीं बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नए भारत की एस्पिरेशंस नहीं समझ पा रहे। एक आपको एक लाइन, बहुत एक उदाहरण, एक उदाहरण मुझे देने दीजिए। जब कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही थी डिमोनेटाइजेशन के समय में, तो वही जो व्यक्ति 30 साल से एक ही काम कर रहा है वो मजाक उड़ा रहा था, अरे रिक्शे वाला थोड़ी स्कैन करके, और चाय वाला और क्या भाजी वाला ये स्कैन करके थोड़ी उनके पास थोड़ी होगा। पर आज हुआ ना, आज मैं आपके शो में बैठा हूं, पटवा लेके नहीं आया हूं, इसी में है। आप भी यही कर रहे हो। और ना केवल हम लोग, जो हमारे सहयोगी है, मेरा जो गाड़ी को चलाने वाला मेरा जो साथी है वो भी यही कर रहा है। तो आप किसी चीज का मजाक मत उड़ाइए। अरे नहीं बन सकती तीसरे लेवल की अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में। एक बात और है जो आपकी चिट्ठी में है, आप ये कह रहे हैं कि यह पार्टी कांग्रेस युवा बौद्धिक लोगों और उनके आइडिया की कदर नहीं करती है। पार्टी का मौजूदा स्वरूप आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं करता। देता हूं आपको उदाहरण। उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था, आपको याद है? 1.5-2 साल पहले कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हुआ था, मैं भी गया था।
इनवाइट किया था, सेशंस हुए थे। 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी हमने बनाई थी 50 अंडर 50, याद है आपको? कि 50% पद AICC में, जिला कांग्रेस में, ब्लॉक कांग्रेस में 50 साल से कम उम्र के लोगों को। 2 साल हो गए, आपने वो नीति कहाँ लागू करी? मैं कह के थक गया कि युवाओं का आकर्षण बढ़ा था उस 50 अंडर 50 फॉर्मूला से, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया? किस जगह लागू किया? जिला कांग्रेस में किया, ब्लॉक कांग्रेस में किया, प्रदेश कांग्रेस में किया, ऑल इंडिया कांग्रेस में किया, टिकटों के वितरण में किया, मंत्रियों के बनाने के डिसीजन में किया? कहां किया? क्यों नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मंत्री बनाने हैं कर्नाटक में, 4 बड़े लीडर, 4 मेरे बना देना, 4 मेरे, 4 मेरे, 4 मेरे, तो ठेकेदारी हो गई बस। इस तरह तो मतलब मैं कहना नहीं चाहता, अब शब्द मेरे मुंह से मैं नहीं निकालना चाहता, मेरे मुंह यहां तक आ गया था, मेरे शब्द नहीं, मैं चाहूंगा कि आप जहां तक अपने जुबान से बाहर ला सकते हैं वहीं तक लाइएगा। एक बुनियादी और बड़ा सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ लगातार काम करते रहे लंबे समय तक, आप जो अपोजिशन में बीजेपी है और नरेंद्र मोदी की, उसके खिलाफ लगातार बोलते रहे। कई बार हो सकता है कि मैं ही आपके 10 बयान आपको सुनाऊं कि हाँ, मेरे को याद है, तो लाजमी है कि मैं उनका जवाब आपके पास नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में बुनियादी फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी के पास एक सपना है भारत को लेकर, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। राहुल गांधी के पास ना तो सपना है ना वर्तमान है भारत को लेकर, बस ये फर्क है। नरेंद्र मोदी एक सपना देखता है कि मैं कैसे भारत को आगे ले जा पाऊं, और उस सपने को पूरा करने का जो प्रयास करना हो करता है। राहुल गांधी के पास ना तो वर्तमान का सपना है ना भविष्य का सपना देखने की ताकत है। और अब्दुल कलाम के जिनको मैं मतलब सुबह शाम ईश्वर तुल्य मानता हूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो कहते हैं सपने देखना जरूरी है, बिना सपने देखे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने भी सपना देखा छोटे से शहर से कि मैं बड़ा होऊंगा, राणा जी के स्टूडियो में बैठ के बात करूंगा, सपना पूरा हुआ। मैं सपना ही नहीं देखता तो मैं पूरा क्या करता। एक और बात आपको बोलता था, कांग्रेस की सबसे शीर्ष संस्था है वर्किंग कमेटी, लगभग 100 मेंबर है उसमें। कुछ लोग हैं परमानेंट मेंबर, कुछ स्पेशल इनवाइटी, कुछ मेंबर। 100 में से मात्र 3 या 4 लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो अपनी रिसर्च टीम से चेक कराओ। क्यों नहीं लड़ते? डरते हो? राहुल गांधी जी तो कहते हैं डरो मत, तुम डरते हो, इसका मतलब तुम कांग्रेस को ही नहीं मानते। राहुल गांधी जी को भी मैंने कहा जब आप बोलो डरो मत, सबसे पहले तो इनको समझाओ कि डरो मत। क्यों नहीं लड़ता? क्यों हमारा ट्रेजरर डर के मार के दुबक के बैठा हुआ है? लड़ चुनाव। क्यों हमारे जनरल सेक्रेटरीज दुबक के बैठे हुए हैं? लड़ो चुनाव। क्यों हमारे मुख्यमंत्री, हारे हुए मुख्यमंत्री सिवाय भूपेश बघेल जी के क्यों नहीं लड़ते? क्यों राजस्थान का मुख्यमंत्री डरता है भूतपूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने से? क्यों दूसरे राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने से डरते हैं? हारने से। और मैं मेरा उदाहरण देता हूं आपको कि कल जैसे नामांकन का आखिरी दिन है, आज रात को 9 बजे मुझे कहा गया कि आपको जमशेदपुर से विधानसभा चुनाव सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना, और उस क्षेत्र में जहां पर 8 बार से कांग्रेस हार रही। कितनी बार से? 8 बार से। मैंने टिकट नहीं मांगा था। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह सकता हूं कि मैंने टिकट नहीं, मैं ताकत से उतरा। डरता क्यों? जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी के नेताओं को राजनीति में चुनाव लड़ने से डर लग जाए, वो तो वैसी ही बात हो गई कि आर्मी के जनरल को गोली चलाने से डर लग रहा है। गौरव वल्लभ, थैंक यू। कल के कांग्रेस के मुखर नेता और बीजेपी बाबू कहती कि प्रखर नेता, तो अब बीजेपी में आ गए हैं। आप आए, इतना खुल कर के आपने सब कुछ कहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता सुनेंगे, और लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। मैं भी यही चाहता हूं, सेहतमंद लोकतंत्र। मैं भी यही चाहता हूं। तो आपके कहे से कांग्रेस और विपक्ष कुछ सीखे, सबक ले और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।